नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे शंकर दयाल सिन्हा की एक खूबसूरत कहानी, आत्मदाह। तुम्हें लिखते हुए हाथ कांपता है, कलम नहीं चलती, आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन लिखना ही पड़ता है। अमर इस संसार में अब न रहा। पत्र का इतना अंश पढ़ते ही राजीव को लगा मानो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पांवों के नीचे से धरती खिसकने लगी और वह बेहोश हो जाएगा। उसके आगे बस एक ही आकृति आकर खड़ी हो गई। अमर अब इस संसार में न रहा। क्या अमर न रहा तो संसार अभी भी है? अमर न रहा तो क्या राजीव जिंदा रह सकेगा? अमर न रहा तो क्या किसी के रहने का भरोसा किया जा सकता है? रह रहकर आंधी, तूफान, झंझावात राजीव के सामने आते गए। अमर केवल उसका ही दोस्त न था, बल्कि सैकड़ों ऐसे दोस्तों का दोस्त था जो हर बेचैनी, हर मुस्कान, हर पीड़ा और हर आग में उसे याद करते थे। और अमर भी बेझिझक लहराते समुद्र में, तूफान में, आग में बिना सोचे समझे कूदने को तैयार रहता था। राजीव किसी रात के सन्नाटे में, किसी गुलाबी सांझ में, किसी वीराने खंडहर के साए में, किसी होटल के कमरे में, एक दिन मैं अपनी सांस बंद कर लूंगा और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि न मैं समझूंगा कि मैं जा रहा हूं और न दोस्तों को विश्वास होगा कि मैं चला गया। एक दिन हंसते हुए अमर ने राजीव से कहा था और इस कथन को उसने कई बार दोहराया था और राजीव ने हर बार इस पर उसे डांटते हुए यह उपदेश देने की कोशिश की थी कि बेवकूफों की तरह बातें नहीं करनी चाहिए। पिछली बार जब अमर आया था तो उसने वही बात फिर दोहराई थी, तो राजीव ने लाचार होकर अपनी पत्नी अरुणा को ये बातें सौंपते हुए झकझोरा था। देखो अरुणा, अमर को अब तुम ही संभालो। इसकी बेवकूफी भरी बातें कभी बंद नहीं हो सकती। अरुणा ने एक निरर्थक नजर से अमर की ओर देखा और जब आंखें एक दूसरे से टकराईं तो अरुणा को अनायास लगा कि अमर वीणा के तारों के समान सधा, पतंग की डोर के समान दृढ़, हरिण शावक के समान उन्मुक्त और कुंवारी धरती के समान बेबाक है। फिर भी उसके अंदर कहीं न कहीं झंझावात, जिसे न तो राजीव जानता है और न अरुणा। कितने स्वाभाविक रूप से अमर हंसा था। भाभी, राजीव और मेरे बीच जब कभी विवाद हुआ है तो आपने बराबर मेरा साथ दिया है। आज आप फेर में पड़ी हैं। मैं तो उसे चिढ़ाने के लिए मजाक किया करता हूं। अरुणा ने सहज रूप से अमर की इन बातों को लिया, लेकिन उसकी गांठ में पता नहीं क्यों एक ऐसा सूत्र आकर बंध गया जिसे वह खोल न सकी। आखिर औरत जो थी, और उस दिन से उसने अमर पर एक मनचाही निगरानी शुरू कर दी। राजीव और अमर में कोई भेद न था। दोनों इतने हिले मिले थे कि एक दूसरे के लिए अभावों की आपरूप पूर्ति थी। राजीव जानता था कि अमर नदी की ऐसी धारा है जिसका प्रवाह रोके नहीं रुकता। पानी के प्रवाह को रोक दोगे तो वह गंदा हो जाएगा, बांध के ऊपर से बह निकलेगा, या यह भी संभव है कि वह बांध को तोड़ दे। अमर की जिंदगी ऐसी ही थी। जीवन उसके लिए पलाश, कुसुम न था। जो छितरा जाता है वह चंदन सा जीवन जीने में विश्वास करता था। कब कहीं से कहां चल देगा, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किन भटकनों में कैद है, यह उसके अंतरंग से अंतरंग मित्र को भी पता नहीं चलता था। उसमें असाधारण दृढ़ता और प्रतिभा थी। महीनों दिन रात बिना आराम किए वह किसी काम में लगा रहता, कई कई दिन सफर में बिता देता, बिना खाए 2-4 दिन काट देता, लेकिन उसके माथे पर न तो कोई सिलवट आती और न मुस्कानों में कोई कमी। धुन का ऐसा पक्का था कि 1 साल में उसने PhD की थीसिस पूरी की थी और लापरवाह इतना कि विश्वविद्यालय की 1000 रुपयों की अध्यापकी छोड़कर फ्रीलांसिंग पत्रकार की जिंदगी अपना ली थी। जहां कहीं भी जाता अपनी छाप छोड़ देता तथा वृत्त में घूमते हुए राजीव और अरुणा दो ही उसके लिए केंद्र बिंदु थे। कभी काठमांडू से, कभी कन्याकुमारी से, कभी श्रीनगर से, कभी बंबई से। अमर की चिट्ठियां अरुणा के नाम तो कभी राजीव के नाम आती तो उनमें एक ऐसी निस्पृहता छलकती जो केवल अमर के व्यक्तित्व में ही संभव थी। अरुणा अमर के लिए एक मर्माहत पूंजी थी, जहां ठहरकर अपनी निश्शेष बातों को आत्मविश्वास पूर्वक रख सकता था। अरुणा ने अमर पर संजीदगी भरी निगरानी भी शुरू कर दी थी, अतः अमर के जीवन का एक एक पट खुलता जा रहा था।
जीवन में रात और दिन बंजर सुनसान भूमि के समान नहीं, किसी खिले गुलाबी उद्यान के समान आते जाते रहते हैं। नियति और नियंता जो भी हो, जिंदगी की गाड़ी खींचने का भार उसी को रहता है जिसके कंधे पर उसका जुआ पड़ा रहता है। कोई नहीं जानता था कि निद्वंद्व और बेबाक अमर के कंधे पर जिंदगी का एक जुआ इस प्रकार आकर स्थिर हो गया है, जो न हिचकी लेता है न मचमचाता है, लेकिन जिसे वह उतार भी नहीं सकता। शायद पहली बार अरुणा को ही पता चला कि सूत्र क्या है और संधान क्या है। लेकिन उस प्रथम बोध में कुछ ऐसी बात अरुणा को नहीं नजर आई जिससे वह भविष्य के लिए अतिशय शंकित होती। राजीव उन दिनों दिल्ली से बाहर था जब अमर आकर ठहरा हुआ था। न जाने क्यों इस बार वह बहुत खुश था और चाय के प्याले के साथ अरुणा ने जब उसे गुदगुदाया तो वह अपने को रोक न सका। भाभी, हर पतझड़ के बाद वसंत का आगमन होता है, लेकिन अगर कहीं पतझड़ न हो, वसंत ही वसंत रहे तो, अरुणा ने कहा। क्या आप प्रकृति के नियम को बदलना चाहती हैं? क्या यह कहीं संभव है? अमर ने हंसते हुए पूछा। अरुणा ने गहराई से चोट की। सामने ही तो इसका उदाहरण है। अमर, मैं पिछले 8 वर्षों से आपको देख रही हूं, लेकिन मैंने आप में सदा वसंत ही वसंत देखा, पतझड़ तो कभी देखा ही नहीं। किसी के व्यक्तित्व के लिए इतनी उदारता काफी है। सहज और सौम्य, शुभ और सरल, प्रातः किरण सी तरोताजा अरुणा सभी कलाओं और गुणों से युक्त थी, और दूसरी ओर अमर भी 100 हजारों में एक ही था। नाक नक्श, वाक माधुर्य, संस्कृति बोध, प्रत्युत्पन्न मतित्व, हर तरह से वह एक उदाहरण था। बहुत दिनों से राजीव और अरुणा के साथ दूध पानी के समान मिले रहने पर भी वह कहीं से बचता चला आ रहा था। लेकिन आज अरुणा की आंखों ने उसे बींध डाला और उसकी बातों ने उसका एक बंद द्वार खोल दिया। उसने उसी विश्वास के साथ बहुत सहमते झिझकते कहा, वसंत भी ग्रीष्म में झुलसकर कालगत हो जाता है, तो फिर मेरे लिए भी यह सत्य है कि मेरा वसंत किसी ब्याबान का प्रतीक है। अमर, मुझसे पहेलियां न बुझाओ। मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा नहीं, कारण मैंने तुम्हारी हर बात को जानने का अपने को हकदार माना है, फिर वह पतझड़ हो या वसंत या ग्रीष्म। अरुणा की भोली आंखों में प्रश्न का ऐसा सैलाब था जिसने अमर को हिला दिया। भाभी, मैं अपने आप से जिन बातों को कहते हुए आज तक बचता रहा हूं, उन्हें ही आपसे कहने जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ये बातें आपसे कहनी चाहिए या नहीं, या आप इन्हें रख पाएंगी या नहीं। फिर भी सिवा आपके इस दुनिया में और कौन है जिससे मैं ये बातें कहूंगा? अमर ने एक विराम लिया। उसके स्वर में तलखी न थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वार जरूर था। मैं पिछले 5 वर्षों से बिना किसी ठौर ठिकाने के भटकता फिर रहा हूं। कहीं बैठ नहीं सकता, कहीं ठहर नहीं सकता, जम नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। आखिर क्यों? आपने कभी सोचा है मेरी इस जिंदगी पर? एक लम्हे के लिए वह फिर रुका। अरुणा बिल्कुल मौन रही। उसने फिर कहना शुरू किया, मैंने प्रोफेसरी छोड़ी, इलाहाबाद का अपना साहित्यिक परिवेश छोड़ा, कितने सारे संबंधों की अवहेलना की, परिवार से नाम मात्र का नाता रखा और एक यायावर के समान अपने जीवन को मझधार में डाल दिया। लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई शिकायत नहीं है और न कोई वेदना या पश्चाताप है, क्योंकि यह जो भी है मेरा अपना है। अरुणा केवल श्रोता थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अमर को न इस रूप में देखा था, न सुना था, और न जानती थी कि स्थिर जल में एक बड़ा सा भंवर प्रतीक्षारत है। अमर बोलता गया, विश्वविद्यालय में मेरी जब नियुक्ति हुई, उसी साल उसकी भी नियुक्ति हुई थी, और नमस्कारों के साथ जब हम दोनों का परिचय हुआ था, तो पता नहीं क्यों इस पहली मुलाकात में ही मेरी आंखों में एक अजीब विश्वास जग गया था। दिन ब दिन हम दोनों एक दूसरे के पास होते जा रहे थे, और 6 महीनों के अंदर ही हम एक दूसरे के इतने पास हो गए कि लगता था जन्म जन्मांतर का साथ हो। और बड़ी बात तो यह थी कि हमने कभी दुनिया पर यह जाहिर नहीं होने दिया और न कहीं किसी मर्यादा को ही भंग किया। वह विवाहित थी, मैं अविवाहित, लेकिन पत्नी न होते हुए भी 2 हृदय इतने पास हो सकते हैं, यह शायद सिवा उसके और मेरे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। मेरी हर पीड़ा उसका विश्वास थी और उसका हर विश्वास मेरे लिए एक नई चेतना।
विश्वविद्यालय प्रांगण में जब कभी हम एक दूसरे को देख लेते तो आंखों से ही एक दूसरे को पी लेते। देख भर लेने से सारी बातें हो जाती और किसी को हमने यह भान नहीं होने दिया कि हम में इतना गाढ़ा संबंध भी है। अरुणा मंत्रमुग्ध सी सारी बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे अमर से आज वह पहली बार मिल रही है या वह पहली बार उसको पहचान रही है। मैं किसी प्रकार यह नहीं चाहता था कि मेरे कारण उसकी जिंदगी में कहीं कोई हलचल आए या कहीं से किसी प्रकार की कालिख लगे। मेरी बराबर यही कामना रहती थी कि वह, उसके पति और उसका एकमात्र बच्चा सबके सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुनहले भविष्य के हकदार हों। लेकिन इसके साथ ही पता नहीं मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि सुधा पर अगर किसी का सबसे बड़ा हक है तो मेरा। इसीलिए रात के वीराने में, दिन के कोलाहल में, चलती गाड़ी में, राजनीति शास्त्र की पुस्तकों के अध्यापन के समय, क्लास की बेंचों पर हर जगह सुधा मुझे नजर आती। और तब एक दिन लाइब्रेरी से लौटते हुए 5 मिनटों के एकांत में मैंने सुधा से कहा था, सुधा, मैं हर क्षण तुम्हें अपने में समेट लेना चाहता हूं। मैं क्या करूं नहीं जानता, न तो कुछ कह सकता हूं और किसी से तुम्हें छीन सकता हूं, लेकिन अपने आप को लुटा जरूर सकता हूं। उत्तर में सुधा ने अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। उन आंखों में न प्रश्न था न उत्तर, आंसुओं से डबडबाई वे आंखें जिनमें एक मौन था और एक पीड़ा थी। और ऐसे में ही हम दोनों विदा हो गए थे। अरुणा ने महसूस किया अमर का गला भर आया है और सुधा की आंखों का वह सागर अमर की आंखों में उतर आया है। लेकिन हम दोनों प्रोफेसर थे, हमारी सीमाएं थीं, मर्यादाएं थीं, ज्ञान का बंधन था और सबसे बड़ी बात सुधा की जिंदगी थी जिसमें किसी प्रकार की अस्थिरता लाना मैं नहीं चाहता था। हम दोनों प्रायः रोज ही मिलते, एक दूसरे की आंखों में झांकते और रोज मैं देखता कि सुधा की आंखों में पूरे सागर का तट भयानक ज्वारों के साथ उफान खा रहा है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। और ऐसे में ही एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि कॉलर बेल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। उत्तर में किसी ने हल्की सी दस्तक दी और मैंने जब दरवाजा खोला तो देखता हूं सुधा खड़ी है। सुधा, जो मेरे लिए एक ऐसा सपना थी जिसे मैं वास्तविकता कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने सपने को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं 2 कमरे का फ्लैट लेकर अकेला रहता था और पड़ोसियों को मेरे ऊपर श्रद्धा और विश्वास था। मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही सुधा कमरे के अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं कुछ कहूं या पूहूं उसके पहले ही उसने कहना शुरू किया, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं इस वक्त अकेली यहां कैसे और क्यों आई। आश्चर्य स्वाभाविक है, लेकिन आराम से पहले बैठो और सुनो। आज मैं घर में अकेली थी। मुन्ना और उसके पिता शाम की गाड़ी से अपने एक संबंधी की शादी में गए हैं, कल शाम तक लौटेंगे। और मैं जानती थी कि तुम वर्षों से मुझसे बातें करने के लिए तड़प रहे हो, इसलिए आज मैं सारे लाज बंधन तोड़कर घर में ताला लगाकर तुम्हारे यहां चली आई हूं। तुम जो कहना चाहते हो कह दो, जो चाहते हो पालो, लेकिन याद रखो आज से मैं तुम्हें भूखा प्यासा, उदास, मर्माहत, पीड़ित और सुनसान नहीं देखना चाहती हूं। आगे वह बोलती ही गई, बिना बोले भी आदमी क्या सब कुछ नहीं बोल देता। विश्वविद्यालय की परिधि में तुम्हारी उपस्थिति मात्र से मैं अपने आप को स्थिर महसूस नहीं कर पाती हूं। बराबर ऐसा लगता है मानो कोई मेरा पीछा कर रहा है और वह केवल तुम हो। भाभी, सुधा की स्थिति क्या रही होगी यह बिना कहे भी आप समझ सकती हैं, क्योंकि वह भी एक स्त्री है। वह मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, अमर, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं और न ही मैं कभी तुमसे इस प्रकार मिलना चाहती थी, लेकिन मैं केवल एक बात के लिए आई हूं और मैं यह भी नहीं पूछूंगी कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। कारण मैं जानती हूं, मैं जो कहूंगी, मैं जो मांगूंगी वह मुझे तुमसे मिलेगा। मेरे बिना एक शब्द की प्रतीक्षा किए वह बोली, अमर, तुम इस नौकरी को छोड़कर कहीं चले जाओ, तुम इस विद्यालय को छोड़कर कहीं और कोई काम पकड़ लो, इस शहर को छोड़कर तुम और कहीं अपना नीड बसा लो। और यह कहती हुई वह फफक कर रो पड़ी। सुधा, बस इतनी सी बात,
ये तो कुछ भी परीक्षा न हुई, तुम इससे भी बड़ी चीज मुझसे मांगती। मैंने उससे कहा, बच्चों, समान रोते नहीं, चुप हो जाओ। मैंने सहलाया, भाभी, एक मर्माहत प्यार क्या होता है, एक अनदेखा सपना क्या होता है, अव्यक्त चेतना क्या होती है, और किसके लिए नारी का प्रेम उत्सर्ग की किस सीमा तक पहुंच सकता है, इसका भान मुझे उस दिन पहली बार हुआ। लेकिन सुधा, मैं भी तुमसे दो बातें कहना चाहता हूं, अस्वीकार करने के लिए नहीं, गांठ में बांधकर रख लेने के लिए। एक यह कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी जिंदगी कोई दूसरी लड़की आकर उसे भर नहीं सकती। और दूसरी बात यह कि अगर मैं इस संसार से पहले चला गया तो तुम मुझसे वहां आकर मिलना, और यदि तुम पहले चली गई तो उसके 1 महीने के अंदर मैं तुमसे आकर वहीं मिलूंगा। मेरे शब्दों में कहीं भी भावुकता नाम की वस्तु नहीं थी। सुधा ने मेरी ओर बड़ी ही मर्माहत आंखों से देखा और बोली, अमर, मैं अगर तुम्हें अपने आप को नहीं दे सकती तो तुम्हें जीते जी जाने भी नहीं दूंगी। भाभी, सुधा रात भर मेरे साथ रही। हम दोनों ने आंखों में पूरी रात काट दी। हमारी बातें महाकाव्य के समान खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं, और भोर का तारा घड़ी के 4 बजने की ध्वनि के साथ प्रकट हुआ तो मैं उसे उसके घर तक छोड़ आया। रात का सन्नाटा साए साए कर रहा था। बाहर किसी कुत्ते के भूखने की आवाज सुनाई दी थी। बगल के कमरे में चूहे ने किसी बर्तन को गिरा दिया था और अरुणा निस्तब्ध बैठी थी। उसने देखा कि अमर की आंखों से ढुलक कर आंसुओं की 2-4 बूंदें उसकी बुठ पर गिरी हैं, परंतु वह न तो उन आंसुओं को रोक सकती थी और न उन्हें पोंछ सकती थी। अमर ने फिर कहना शुरू किया, यह रात हमारे संकल्प की रात थी। वह रात पाने और खोने की रात थी। वह रात सुहाग नूपुरों और मंगलसूत्रों की झंझनाहट की रात थी। और वह एक ऐसी रात थी जो जीवन में शायद एक बार ही आती है, और कोहबर, मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर, अंगूठी का नग, भांवर के फेरे, अक्षत, धूप, दीप, चंदन, सबसे पवित्र थी वह रात। उसके बाद की सारी बातें आपको मालूम ही हैं। मैं नौकरी छोड़कर सीधा आपके घर ही आया था। राजीव ने मुझे फटकारा भी था। दोस्तों ने नसीहतें भी दी थीं। सीनियर प्रोफेसर ने हमदर्दी भी दिखाई थी। क्या कर रहे हो? यह मखौल कुछ ही दिनों में तुम रीडर बनोगे, फिर प्रोफेसर, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर रजिस्ट्रार, और आगे भी कुछ और। मेरा बस एक ही जवाब था, अब यार मन नहीं लगता इस बंधी। बधाई नौकरी में सोचा है, अब फ्रीलांसिंग लेखक और पत्रकार की जिंदगी बिताऊंगा। मैंने सुधा की ये बातें किसी से नहीं कहीं। आज केवल आपसे यह बात कह रहा हूं इसलिए भाभी कि आपके हृदय में मेरे लिए अनुराग है, और उस अनुराग की थाती भीख के रूप में मांग रहा हूं कि आप अपने हृदय में मुझे और सुधा को एक साथ बैठा लें। दूसरे दिन अमर सदा की भांति कहीं दूसरे स्थान को विदा हो गया था। उसके बाद आना जाना बराबर बना रहा, लेकिन बराबर राजीव रहता, और उसकी उपस्थिति में अमर ने सुधा के बारे में न तो अरुणा से कभी कुछ कहा और न अरुणा ने कभी कुछ पूछा। हाँ, अरुणा के मन में उस दिन से अमर के प्रति प्यार तथा अपनापन और बढ़ गया, साथ साथ श्रद्धा भी। पत्र में आगे लिखा था, 15-20 दिन पहले वह ढाका से किसी प्रतिनिधि मंडल में जाकर लौटा था और इलाहाबाद एक दिन के लिए आया था, परंतु यहां उसके एक मित्र की पत्नी डॉक्टर सुधा मल्होत्रा अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए 2-4 दिनों के लिए रुक गया। उसके मित्र की पत्नी विश्वविद्यालय में अध्यापिका थी। वह बच नहीं सकी। किसी मामूली ऑपरेशन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अमरदाह संस्कार से जब लौटा तो बहुत विचलित और उदास था। दूसरे दिन उसने तुम्हारे पास जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उसी रात मैंने उसके कमरे में बत्ती जलती पाई, और 2 बजे रात को बत्ती क्यों जल रही है देखने गया तो मैंने देखा, जाड़े की रात में केवल बनियान पहने फुल स्पीड पर पंखा चलाकर वह बैठा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे भयानक गर्मी लग रही है और सीने में हल्का हल्का दर्द है। मैंने फौरन डॉक्टर बुलाया और उन्होंने जांच कर बताया कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। उसे फौरन अस्पताल ले चला जाए। 3-4 दिनों में वहां रहकर वह स्वस्थ हो रात फिर दोबारा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे फिर अटैक हुआ और किसी प्रकार उसे बचाया न जा सका। सच में अब वह हमारे बीच न रहा।
मरने के 2 दिन पहले उसने मेरी कलाई अपने हाथों में लेकर मेरी आंसुओं से तर आंखों में आंखें डालकर कहा था, पगले, रोते हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मान लो मैं नहीं रहा तो राजीव और सुबोध को पत्र जरूर लिख देना कि वे भी न रोए, और लिख देना कि अमर नाम मरने वालों का नहीं होता। और राजीव को यह जरूर लिखना कि अरुणा भाभी से वह एक बात पूछ ले, जो बात मैंने उसे भी न बताई थी। पत्र सक्सेना ने लिखा था, जो अमर और राजीव का एक समान मित्र था। पत्र के अंत में लिखा था, भाभी से उसने कौन सी बात कही थी, अगर हो सके तो मुझे भी बता देना। राजीव को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो और वह वृत्त पर बैठा हो। पास खड़ी अरुणा को उसने पत्र थमाते हुए केवल इतना ही कहा, अमर अब इस संसार में न रहा। उसने तुमसे कुछ कहा था जो मुझे भी मालूम नहीं। वह बात क्या थी? आप सुन रहे थे शंकर दयाल सिन्हा की रोचक कहानी आत्मदाह।